तो आज हमें पढ़ना है कोणीय वेग, और इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोणीय विस्थापन और वृत्तीय गति की परिभाषा देखी थी। तो आज पढ़ेंगे कोणीय वेग। तो देखें इसमें क्या है कि जैसे रेखीय विस्थापन होता है, कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है तो रेखीय विस्थापन होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे गति करती है तो उसका कोणीय विस्थापन भी होता है। तो इसके कारण क्या होता है, उसके पास कोणीय वेग भी होता है। तो देखें कैसे इसको निकालेंगे कोणीय वेग। तो कोणीय वेग की परिभाषा क्या है कि एकांक समयांतराल में एकांक समयांतराल में वस्तु का तय कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है, और इसे ओमेगा से प्रकट करते हैं। जैसे एक कोणीय वेग लिखा है, इसका जो सिंबल है ओमेगा है। इसको ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे W जो होता है ऐसे बनाकर थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, झुका देंगे, तो जो होगा इसका सिंबल हो जाएगा कोणीय वेग का। ठीक है। तो कोणीय वेग जो है आपका ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। सदिश राशि है तो इसको दिशा भी होगी। अभी इसको बताएंगे दिशा इधर किधर होगी। तो पहले यहाँ पे देखें कि जैसे मान लीजिए कोई कण जो है वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तो वह कोणीय विस्थापन भी तय करता है। मान लीजिए इस कण का, ये कोई कण है ऐसे घूम रहा है इस पे, इसका सेंटर यहाँ O है। तो देखें मान लीजिए कण यहाँ पे था P, तो कोई कोण नहीं तय किया था, लेकिन जैसे यहाँ पे आ गया P से Q पे आ गया तो कुछ इसका कोण हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक गया तो कुछ कोण विस्थापित हुआ। तो मान लेते हैं ये डेल्टा थीटा कोण विस्थापित हुआ, और ये मान लीजिए कितना है, मतलब थीटा है। ठीक। तो देखें तो P से Q तक गया, और मान लेते हैं कितने समय में गया, डेल्टा T समय में गया। मान लेते हैं कि डेल्टा T समय में P से Q पर गया, तो कोणीय विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा थीटा बराबर थीटा मिला। तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होती है। तो देखें चाप मान लीजिए P से Q तक गया, और इस चाप का मान लीजिए क्या है, डेल्टा S है। यहाँ से यहाँ तक गया तो इसको डेल्टा S लिख सकते हैं, और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R है तो ऐसे लिख सकते हैं। और डेल्टा थीटा बराबर हम थीटा माने हुए हैं, तो थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा S अपान R हो जाएगा। ये तो कोणीय विस्थापन हो गया। तो कोणीय विस्थापन एकांक समय अंतराल में जैसे लिखा गया है, एकांक समय अंतराल में वस्तु का तय कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। तो डेल्टा T समय में कितना विस्थापन तय कर रहा है, डेल्टा थीटा या थीटा कहें। तो देखें कि डेल्टा T समय अंतराल में तय कोणीय विस्थापन क्या है, डेल्टा थीटा मान लीजिए। ठीक है। तो एकांक समय अंतराल में, एकांक अब यही सब लिखा है, एकांक समय अंतराल में तय कोणीय, कोणीय है यहाँ लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखा गया था, कोणीय। तो एकांक समय अंतराल में तय कोणीय विस्थापन ये क्या होगा, डेल्टा T से भाग दे देना पड़ेगा। और एकांक समय अंतराल में तय कोणीय विस्थापन ही क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है। तो इसी को हम किससे दिखाएंगे, अर्थात कोणीय वेग जो होगा, अर्थात कोणीय वेग बराबर क्या होगा आपका, ओमेगा से दिखा देंगे। तो ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। तो अब देखें जैसे यहाँ पे मिल गया ये, तो कोणीय वेग बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। तो एक कोणीय वेग जो होता है यह सदिश राशि होती है। तो इसकी सदिश राशि क्या होती है, दिशा क्या होगी, जैसे देखिए ये गुणन अक्ष है, ऐसे गुणन अक्ष है, इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है। तो जो यहाँ पे मान लीजिए कण यहाँ पे है, तो इसका जो कोणीय वेग होगा ये जो गुणन अक्ष के समांतर होता है, यानी ऐसे होगा,
गुणन अक्ष के समांतर होने का मतलब जो वृत्त का जिस तल में है उसके लंबवत होगा, तो कोणीय वेग की दिशा क्या होगी, इधर ऐसे लंबवत होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये दिशा होती है, तो ये कोणीय वेग हो गया। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला ऐसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर सिंपली हम देखें कि डेल्टा टी बराबर हम टी मान लें और डेल्टा थीटा बराबर हम थीटा माने, तो ओमेगा बराबर क्या मिलेगा आपका, थीटा अपॉन टी होगा। ठीक है, तो अगर हम कोणीय विस्थापन निकालना चाहें कोणीय वेग के पदों में, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, यानी कि टी समय में, यानी कि यहाँ से P से Q जाने में मान लिया जो डेल्टा टी समय लग रहा है उसको टी मान लें, तो टी समय में तय कोणीय विस्थापन क्या होगा, ओमेगा इंटू टी होगा। ठीक, तो टी समय में तय कोणीय विस्थापन ओमेगा इंटू टी होगा, ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हो गया कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या है कि एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। ये तब होता है जब वस्तु वृत्तीय पथ पे गति करे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसमें आता है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो रेखीय वेग क्या होता है, तो कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में जब चलती है तो कुछ रेखीय विस्थापन तय करती है, तो एकांक समय अंतराल में जितना उसके द्वारा विस्थापन तय होगा उसका रेखीय वेग होगा। इसको भी से दिखाएंगे। ठीक, तो और इसमें जब वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो इसमें कोणीय वेग प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब वृत्तीय पथ पे गति करेगा तो रेखीय वेग भी प्राप्त होता है इसमें, थोड़े सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, थोड़े समय अंतराल के। जैसे देखें यहाँ पे P पे यहाँ पे वेग की दिशा इधर होगी और यहाँ पे मान लीजिए P या Q या R मान लीजिए, तो यहाँ पे वेग की दिशा इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा पथ लिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कण था और यहाँ पे कण की बात की जाए, तो ये जो होगा इसका सीधी रेखा मालूम दिखाई देगी। यहाँ पे ले लीजिए, चाहे ऐसे यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो ये लगभग क्या है, सीधी रेखा है। तो कण यहाँ से यहाँ तक आया है, एक तरह से वो सरल रेखा में क्या किया है, गति किया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो उसका ये विस्थापन होगा बहुत ही कम समय अंतराल के लिए, क्योंकि अधिक समय अंतराल लेंगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा तो ये सरल रेखा नहीं होगा। लेकिन कम समय अंतराल लें, यानी कि मान लीजिए डेल्टा टी जो समय लगा है वो 0 के करीब है, यानी बहुत कम है, तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो ऐसे जो मिलेगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा मिलेगा। तो कण देखिए सरल रेखा पर भी गति कर रहा है, तो इस तरह से उसमें रेखीय विस्थापन मिलेगा। तो रेखीय विस्थापन के कारण क्या मिलेगा, रेखीय वेग भी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसी तरह से जब कण देखिए P से था तो Q पे गया तो कुछ कोण विस्थापित हुआ, जब कुछ कोणीय विस्थापन हो रहा है तो कोणीय वेग भी मिलेगा। यहाँ से यहाँ पे आया तो और भी कोणीय विस्थापन हो जाएगा। तो इस तरह से वृत्ताकार पथ पे जब गति करता है कोई कण तो उसमें कोणीय विस्थापन भी होता है, तो जिससे कोणीय वेग मिलता है, और उसमें रेखीय विस्थापन होने के कारण उसमें रेखीय वेग भी मिलता है। तो इस रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, तो आइए देखा जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लास 11th में, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, ये अक्सर पूछता रहता है। तो देखें, एक हेडिंग पड़ेगी, रेखीय एवं कोणीय वेग में संबंध। ये होता है V बराबर R इंटू ओमेगा। V जहाँ रेखीय वेग है, R जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, ओमेगा जो है कोणीय वेग। तो हम मान लेंगे इसमें कि कोई कण R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। और ये मान लेंगे कि डेल्टा टी समय में कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। डेल्टा टी समय में कण का कोणीय विस्थापन क्या है, डेल्टा थीटा, यानी कि P से Q पे जाने में लगा समय मान लेते हैं डेल्टा टी लगाता है। मान लेंगे कि कोई कण जो है वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, कण P से Q तक जाने में उसको लगा समय क्या है, डेल्टा टी है, तथा कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा। तो
ये क्या होता है, कोणीय विस्थापन। विस्थापन का मतलब एक कोणीय विस्थापन ले रहे हैं तो वो कोण होगा, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो ऐसी स्थिति में ये डेल्टा टी तो समय लगा है, लेकिन पी से क्यू तक जाने में जो वो चाप तय किया गया है, यहाँ से यहाँ तक गया जो दूरी तय किया है, मान लेते हैं डेल्टा एस है, ये इतना नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल के लिए लिया जाता है। तो देखें तो अगर बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल के लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ऐसे आएंगे, तो ये लगभग क्या होगा, सीधा ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पे डेल्टा एस ले लेंगे, तो डेल्टा एस चाप हो गया और त्रिज्या क्या होगी, ये आर होगी। इस तरह से ये मिल जाएगा। तो कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या से। अब इसी में हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से भाग दे दें, तो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, तो ds अपान ये डेल्टा टी और ये 1/r हो जाएगा। डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो अभी तो हम देखे थे कि डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी बराबर क्या है, कोणीय वेग है। और देखें ये चापीय दूरी है एक तरह से, अगर ये मान लेते हैं ये क्यू जो है ज्यादा ऊपर ना होकर यहीं पे है, तो ये लगभग सीधी रेखा मिलेगा। तो ये सीधी रेखा मिलेगा तो ये रेखीय विस्थापन होगा, रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल रेखीय वेग होगा, तो इसको v से दिखा दिया और बाई आर। तो यहाँ से मिल गया हमारा ओमेगा बराबर क्या, v बाई आर, या v की वैल्यू निकालें तो v बराबर क्या होगा, r इंटू ओमेगा मिलेगा। ठीक, तो यह रेखीय वेग हो गया। ठीक है, तो यह रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, अब देखें इसमें जाने वाला, तो देखें तो देखा जाए, जैसे हमें मिला ओमेगा बराबर, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं ओमेगा बराबर v बाई आर होता है। ये होता है यहाँ से v बराबर क्या होगा, r इंटू ओमेगा होगा। तो देखें ये जो v है रेखीय वेग है, तो किस बात पे निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा r पर भी और ओमेगा पे भी। मान लीजिए ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, मान लीजिए कि ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये नियत है, बदले न। यानी कि जब कहीं ऐसी गति हो, यानी मान लीजिए कोई पिंड है वह वृत्तीय गति कर रहा है और एक समान कोणीय वेग से गति कर रहा है, तो उसके लिए ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई पिंड है, ये इसका घूर्णन अक्ष है, ठीक है, और इसी के परितः ऐसे ऐसे ये पिंड घूम रहा है। इसका कोणीय वेग क्या है, मान लीजिए समान है, हमने माना कि एक समान कोणीय वेग से घूम रहा है। तो ये घूर्णन अक्ष है, ये पूरा लाइन घूर्णन अक्ष है। तो यहाँ इस पिंड पे बहुत से कण होंगे, तो इन कणों की जो दूरियां होगी, मान लीजिए इसका r1 है, इसका r2 है और इसका जो कण है इसका r3 है, तो सबके लिए जो होगा कोणीय वेग एक समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या पाए हैं अभी, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी पाए हैं। जैसे यहाँ पे था ऐसे, तो P से Q पे गया, P से Q पे गया और विस्थापन था डेल्टा थीटा, तो कोणीय वेग क्या था ओमेगा, और यहाँ से लगा समय क्या था आपका डेल्टा थीटा था। तो ओमेगा बराबर क्या मिला था, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो यहाँ P से Q तक गया है ना, अगर एक पूरा चक्कर लगा दे, यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यानी यहीं से गया फिर यहीं पे आ गया, तो जो पूरा समय लगेगा, यानी एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है, आप जानते हैं आवर्तकाल होता है। कैसी भी गति हो, अगर एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होगा उसको आवर्तकाल का, तो उसको कैपिटल टी से दिखाते हैं। तो डेल्टा थीटा की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा थीटा, हाँ एक चीज और देखें, डेल्टा थीटा की जगह क्या रखेंगे, जब यहाँ से घुमा और यहाँ तक आ गया तो कुल कितना एंगल बना लेगा, 360 डिग्री ना, या 2 पाई रेडियन कह सकते हैं। तो कोण कितना घूम जाएगा, 2 पाई, और ऐसे समय में जो लगा समय होगा वह कैपिटल टी मानेंगे आवर्तकाल। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई बाई टी होगा। और ये भी आप जानते हैं कि
2π/t, इसको 1/t लिख दें तो यह इसकी आवृत्ति होती है। इतने को आवृत्ति कर सकते हैं तो 2π/n। ठीक है, आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल की उल्टी होती है। आवृत्ति की परिभाषा क्या है? 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या होती है। ठीक है, तो आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल की व्युत्क्रम के बराबर होती है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम 1/2 है तो आवृत्ति n होगी। तो फिलहाल हम यहीं से काम चल जाएगा। तो जैसे देखेंगे कण जो है ऐसे घूमेगा। ठीक है, कण नहीं सॉरी ये पिंड पूरा घूमेगा, तो जो ये कण है वो भी ऐसे घूम करके एक चक्कर जितना समय लेगा, फिर ये भी कण घूमेगा और यहीं पे आएगा, वो भी उतना ही समय लेगा। ये भी कण घूमेगा और यहाँ पे आएगा, उतना ही समय लेगा। यानी सभी कण जो होंगे जब एक चक्कर पूरा करेंगे तो उनका जो लगा समय क्या होगा? जो एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होगा आवर्तकाल होगा, और सभी के लिए एक जैसा ही होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे t बदलेगा नहीं, और सभी कितना कोण घूम जाएंगे? जब ऐसे घूमेंगे तो 360 अंश घूम जाएंगे। तो कोणीय वेग जो होगा सभी के लिए, इन सभी कणों के लिए कोणीय वेग तो समान हो जाएगा, लेकिन इनकी गुणन अंश से दूरियां देखिए r1, r2, r3 है। तो देखें हम v बराबर क्या जानते हैं? r इंटू ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन दूरी अलग अलग होने के कारण इस कण की दूरी कुछ दूरी गुणन अंश से कुछ दूरी पे है, ये ज्यादा दूरी पे है, ये कम, ये और भी ज्यादा दूरी पे है। तो जिनकी दूरी ज्यादा कम होगी गुणन अंश से उसका वेग कम होगा, जिनकी दूरी अधिक होगी तो उसका वेग अधिक होगा। सॉरी देखें, हाँ उसका अधिक होगा। जैसे इनकी दूरी r2 अधिक है तो यहाँ r2 अधिक मान रखेंगे तो वेग क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ के कण का जो रेखीय वेग होगा, मान लीजिए कण A है, B है, C है, तो B कण का रेखीय वेग जो होगा A से अधिक होगा। एक कण C है तो इसकी दूरी गुणन अंश से क्या अधिक है? देखें यहाँ पे अधिक मान रखेंगे तो V की वैल्यू अधिक मिलेगी, तो इसका रेखीय वेग अधिक होगा। तो जिस कण की गुणन अंश से दूरी जितनी अधिक होगी उसका रेखीय वेग अधिक होगा। लेकिन जो कण जो होगा ये गुणन अक्ष पे होगा तो उसके लिए क्या होगी? गुणन अक्ष से दूरी शून्य होगी। तो यहाँ पे जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो रेखीय वेग भी क्या होगा? शून्य मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखें अगर पृथ्वी होती है ये और ये गुणन अक्ष है उसका ऐसे घूम रही है, तो ये गुणन अक्ष हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो यहाँ पे जो कण होता है गुणन अक्ष से उसकी दूरी क्या होती है? शून्य होती है। तो जब गुणन अक्ष से दूरी शून्य होती है तो इन कणों का जो होता है ना आपका रेखीय वेग शून्य होता है, लेकिन कोणीय वेग शून्य नहीं होगा। जब वो घूमेगा तो कितना एक चक्कर घूमेगा तो इस फार्मूले से लगाए ओमेगा बराबर 2π/t। एक चक्कर घूम जाता है तो ओमेगा बराबर क्या रखते हैं? 2π/t। तो कुल कितना घूम जाएगा? 360 अंश कोण घूमेगा, यानी 2π। आवर्तकाल कितना होगा? तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो एक चक्कर पूरा करने में लगाया गया समय क्या होता है? उसका आवर्तकाल होगा, लेकिन कितना समय लगता है? 24 घंटा में अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाती है। तो t बराबर यहाँ 24 घंटा रखेंगे, लेकिन हम सेकंड में रखेंगे तो 60 × 60 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका रेडियन प्रति सेकंड में। कोण का मात्रक रेडियन और प्रति सेकंड में सॉल्व करेंगे तो इसका कोणीय वेग मिल जाएगा। तो सभी कण पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित कण हैं वो सभी कणों का जो कोणीय वेग है इतना हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक, ये बात क्लियर है। लेकिन जो पृथ्वी पर उपस्थित जो कण हैं उनका रेखीय वेग अलग अलग होगा। गुणन अक्ष पे जो होंगे, जितने भी गुणन अक्ष पे होंगे तो गुणन अक्ष से दूरी शून्य होगी तो उसका रेखीय वेग शून्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कोई कण है तो गुणन अक्ष से इसकी दूरी कुछ देखिए कुछ है, और यहाँ पे है तो इसकी गुणन से दूरी अधिक है तो उसका अधिक होगा। तो जो भूमध्य रेखा पे होगा यहाँ पे कहीं होगा तो इसका दूरी क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, यही अधिकतम दूरी होगी गुणन अक्ष से। तो जो भूमध्य रेखा पे जो कण होगा उसका जो रेखीय वेग होगा अधिकतम होगा, और जो ध्रुवों पे जो कण होंगे उसका रेखीय वेग शून्य होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। रेखीय वेग जो होता है गुणन अक्ष से दूरी पर निर्भर करता है, और कोणीय वेग हर जगह समान रहता है। क्यों? क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में जितने भी कण होंगे उस पिंड पे चाहे किसी भी वस्तु पे सबका आवर्तकाल एक ही होगा। ठीक, तो इस तरह से समझ में आ गया। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध होता है v बराबर r इंटू ओमेगा होता है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अभिकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, फिर उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो आगे जो होगा ये सारी चीजें अगले वीडियो में देखा